शेड्यूल 1 का तीसरा पैरा है, जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, वो हम देख रहे थे। बाय प्रिंसिपल टू इज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए अगर एजेंट सप्लाई करता है तो उस केस में एग्जाम्पल देखो, व्हेन मिस्टर ओम लोकेटेड इन गोवा सप्लाई सर्टन गुड्स टू हिज एजेंट मिस्टर राज ऑफ दिल्ली एंड मिस्टर राज अंडरटेक्स टू सप्लाई द said goods in Delhi on behalf of Mr. Om. In the aforesaid case, supply of goods by Mr. Om to Mr. Raj shall fall within the scope of supply even if made without consideration and shall be liable to GST, that is IGST. और यहाँ पे हमने सर्कुलर निकाला था। फिर किस तरीके का ट्रांजैक्शन किस तरीके का है, यहाँ पे इनवॉइस कौन बनाएगा? जो प्रिंसिपल है ओम लोकेटेड, ये गुड्स दे रहा है दिल्ली में मिस्टर राज को, और राज किसी और को सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हमने क्लियरिटी लाने के लिए ये सर्कुलर पढ़ा कि जब प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स देता है तो उस एग्जाम्पल में, उस ट्रांजैक्शन में इनवॉइस कौन बनाता है, ये हमने देखा ना। इसमें सिनेरियो 1 में इनवॉइस किसने बनाया? मिस्टर ए अपॉइंट्स मिस्टर बी, किसके लिए? प्रोक्योर सर्टन गुड्स फ्रॉम मार्केट। मिस्टर बी आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर्स कैन प्रोवाइड द गुड्स। एजेंट का काम क्या होता है? बायर ढूंढो या सप्लायर ढूंढो, दोनों काम वो करते हैं। ये जो हमने पढ़ा था, ये कल देखा था, इसमें मिस्टर बी इज ओनली एक्टिंग एज अ प्रोक्यूरमेंट एजेंट एंड इन नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द सप्लाई और रिसीट ऑफ द गुड्स। गुड्स के सप्लाई में और गुड्स रिसीव करने में उसका डायरेक्ट कुछ रोल नहीं है, वो सिर्फ कनेक्ट करके देगा। Hence, in accordance with the provision of this act, Mr. B is not an agent of Mr. A for supply of goods in terms of Schedule 1. Schedule 1 में जो एजेंट कवर होंगे उसमें सिनेरियो 1 वाला ट्रांजैक्शन कवर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था? द गुड्स सप्लायर मिस्टर सी टू सेंड द गुड्स एंड इश्यू द इनवॉइस डायरेक्टली टू मिस्टर ए। बी ने क्या किया? सी से और ए और सी को मिलाया, उनका ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन इसमें बी के नाम पे कोई इनवॉइस नहीं बना, तो उसने अपना कमीशन लिया होगा उन दोनों को मिलाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में शेड्यूल 1 में जो सप्लाई है, एक्चुअली गुड्स उसने रिसीव नहीं किया, उसके थ्रू लेन देन हुआ। तो ऐसे केस में शेड्यूल 1 वाला जो पैरा 3 है, उसमें ये ट्रांजैक्शन में जो एजेंट है वो एजेंट इसमें कवर नहीं होगा। शेड्यूल 2 में भी देखा हमने, बैंकिंग कंपनी है, उन्होंने उनको कुछ गुड्स बेचना था, तो उसने ऑक्शनियर को अपॉइंट किया, ऑक्शनियर ने अरेंज किया ऑक्शन, और जो हाईएस्ट बिड थी इज एक्सेप्टेड and the goods are sold to the highest bidder by Messrs XYZ. XYZ क्या है? बैंकिंग कंपनी है। इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ द गुड्स इज इशूड बाय Messrs XYZ. इसमें भी इन दिस सिनेरियो द ऑक्शनियर इज merely providing the auctioneering services. No role played in the supply of the goods. Even in this scenario, Mr. B is not an agent of मिस्टर्स XYZ। तो शेड्यूल 1 के लिए जो एजेंट चाहिए वो एजेंट वो नहीं है। सिनेरियो 3 देखा था, इसमें पेंटिंग थे, पेंटिंग आर्टिस्ट है, उसके पेंटिंग है, आर्टिस्ट के पेंटिंग जिसको अपॉइंट किया जाएगा कि आप बायर ढूंढो इसके लिए,
तो यहाँ पे क्या हुआ, द इनवॉइस जो पेंटिंग थे, द इनवॉइस फॉर द सप्लाई फॉर द पेंटिंग इज इशूड बाय मिस्टर बी। मिस्टर बी को अपॉइंट किया था ऑक्शनियर, लेकिन बी ने अपने नाम पे इनवॉइस बनाए। तो दिस सिनेरियो इज कवर्ड शेड्यूल 1। और जो CRNF एजेंट होते हैं, CRNF और कमीशन एजेंट, उसमें भी वो अपने नाम पे इनवॉइस बनाते हैं, अपने नाम पे कंपनी उनके नाम के ऊपर मटेरियल पे इशू करती है। उस केस में क्या होता है, उनसे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाता, आगे आप फॉरवर्ड करो और जब पैसा उनसे रिकवर होगा तो हमको दो। लेकिन इनवॉइस तो बनेगा CRNF एजेंट के नाम पे, तो इसमें वो शेड्यूल 1 के पैरा 3 में कवर होगा। यहाँ तक हमने देखा था। अब सिनेरियो 4 क्या हो सकता है, अलग क्या हो सकता है इसमें भी। मिस्टर ए सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ मिस्टर बी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कि नहीं, कुछ याद आ रहा है? सेक्शन 23 में था, एग्रीकल्चरिस्ट है तो उनके लिए एग्जाम्पशन है। अब उसका एजेंट है जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू द एक्सटेंट एग्जाम्पशन है, रजिस्ट्रेशन नहीं देना पड़ेगा। उसने A sells agricultural produce by utilizing the services of Mr. B, who is a commission agent as per the Agricultural Produce Marketing Committee, मतलब APMC, Agricultural Produce Marketing Committee Act, APMC Act of the state. Mr. B identifies the buyers and sells the agricultural produce on behalf of Mr. A, for which he charges a commission from Mr. A. As per the APMC Act, the commission agent is a person who buys or sells the agricultural produce on behalf of his principal or facilitates buying and selling of agricultural produce on behalf of his principal and receives और उसको कुछ रेम्यूनरेशन कमीशन मिलता है by way of remuneration or commission or percentage upon the amount involved in such transaction. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो लेगा, समझो 50,000 का है, तो उसके ऊपर उसको कुछ कमीशन परसेंटेज कुछ फिक्स होगा, वो उसको मिलेगा। In cases where the invoice is issued by Mr. B to the buyer, ए सेल कर रहा है और बी क्या कर रहा है, उसका एजेंट है। द फॉर्मर इन केसेस वेयर द इनवॉइस इज इश्यूड बाय मिस्टर बी टू द बायर, द फॉर्मर इज एन एजेंट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। अब ऊपर जो हमने देखा उसमें अगर इनवॉइस जो जिसका मटेरियल नहीं है, गुड्स नहीं है, लेकिन वो दूसरे के लिए बायर को ढूंढता है या बायर आते हैं उसके पास और वो अपना इनवॉइस इशू करता है, तो वो शेड्यूल 1 में कवर होता है। हाउएवर ऐसा है, तुरंत ऐसा कंक्लूड मत कर लेना, इसमें आगे कुछ पता रहे वो। हाउएवर इन केस वेयर द इनवॉइस इज इशूड डायरेक्टली बाय मिस्टर ए टू द बायर, द कमीशन एजेंट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एजेंट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। ये हमने ऊपर देखा है कि ऐसा अगर उन्होंने किया, डायरेक्ट उसने इनवॉइस बायर के नाम पे बनाया, जो ओनर है, जिसका मटेरियल है, उसके नाम पे इनवॉइस बनता है, तो एजेंट शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता है। लेकिन इसमें थोड़ा अलग सिचुएशन होता है। जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है उससे एजेंट गुड्स लेते हैं या एपीएमसी में उनको गारंटी है कि यहाँ पे गुड्स, और उनको एपीएमसी से ही गुड्स बेचना पड़ता है। अगर वो डायरेक्टली नहीं बेच सकते, या मतलब वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो डायरेक्टली कस्टमर को बेच सके, ऐसा नहीं है, तो उनको एपीएमसी में ही गुड्स देना पड़ेगा। तो गुड्स देने के बाद में जो एजेंट होगा
उसके पास पहले से ही बायर होते हैं, बायर उनको मालूम है किससे गुड्स मिलेगा। तो जो लेन देन होता है वो एजेंट के थ्रू ही होता है, एजेंट के थ्रू ही होता है, तो मतलब इनवॉइस एजेंट ही बनाता है। इन scenario 1 and scenario 2 Mr. B shall not be liable, ऊपर हमने देखा, to obtain registration in terms of clause 7 of section 24। सेक्शन 24 में 7 क्लॉज 7 है, उसमें ये कहा है कि अगर प्रिंसिपल एजेंट है और अगर कोई एजेंट है वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है तो एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन वो एजेंट ऐसा होना चाहिए जो अपने नाम पे इनवॉइस बनाता हो। However, would be liable for registration if his aggregate turnover of supply of taxable services exceeds the threshold specified in subsection 1 of section 22 of the CGST Act। इन सिनेरियो 3, अब उसको अगर एग्जम्पशन है, अगर एजेंट का थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख के ऊपर जाएगा तो अपनी सर्विसेज दे रहा है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऐसा अगर है। In scenario 3, Mr. B shall be liable for compulsory registration in terms of the clause 7 of 24 of the CGST Act। तीसरे में ऐसा नहीं है, तीसरे में जैसे ही उसने सप्लाई किया, अपने नाम पे इनवॉइस बनाया, तो थ्रेशोल्ड लिमिट का जो क्राइटेरिया है उसमें वो नहीं बैठता, 24 ही उसका अपील हो जाता है। In respect of commission agent, in scenario 4, notification number 12/2017, ये एग्जम्पशन का नोटिफिकेशन है, एग्जम्पशन के लिए नोटिफिकेशन है। हैज एग्जम्प्टेड सर्विसेज बाय एनी एपीएमसी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम जीएसटी। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, thus सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज एग्जम्प्टेड। सच कमीशन एजेंट वो क्वालिफाई हो रहा है इवन व्हेन दे क्वालिफाई एज एजेंट अंडर शेड्यूल 1 आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर अकॉर्डिंग टू सब क्लॉज ए ऑफ सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 23 of CGST Act, if the supply of the agricultural produce and or other goods or services supplied by them are not liable to tax or wholly exempt under GST। और अगर वो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, however in cases where the supply of agricultural produce is not exempted, अगर वो exempted नहीं है, ऐसे कोई एग्रीकल्चर से कुछ आता है जो काजू है उसके ऊपर टैक्स लगता है, not exempted and liable to tax, such commission agent shall be liable for compulsory registration under subsection 7 of section 24। तो जब ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि यहाँ पे तो आपने लिखा है एजेंट, तो एजेंट तो कई तरह के, कई प्रकार के, तो शेड्यूल 1 में आपको एक्सपेक्टेड एजेंट कौन से है, ये सब कुछ है, तो सब तो नहीं थे ना उसमें। अगर छोटा कोई एजेंट है जो रिक्शा भी चला रहा है और पार्ट टाइम सुबह जाके एपीएमसी में कुछ अपना काम भी कर रहा है, ऐसे लोग हैं, तो उसको आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन लो, तो वो कवर होता है क्या इसमें, ये बताओ। तो हम देखते हैं कि अपने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमीशन का काम करते हैं, लेकिन वो उनका मेन धंधा नहीं है, वो उनका पार्ट टाइम बिजनेस है। लेकिन अगर लॉ उनके लिए एप्लीकेबल होगा तो उनके लिए दिक्कत होगी। जो उनका मेन बिजनेस है उससे उनको इतना इनकम नहीं होता, सफिशिएंट इनकम नहीं होता, इसके लिए वो कमीशन एजेंट का काम करते हैं। जो उनके कॉन्टैक्ट में जो लोग आते हैं उनको बोलते हैं कि मैं एजेंट हूँ, ये काम करता हूँ, तो उनको 2-4 महीने में कुछ
उनके ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना और कॉम्प्लाइंसेस करना, उनका जितना इनकम होगा उससे ज़्यादा खर्चा देने वाला है। तो उनको तो ये मैसेज मिल गया इससे कि आप इनवॉइस अपने नाम पे बना रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इनवॉइस अपने नाम पे नहीं बनाओगे, सिर्फ अपने कमीशन के लिए काम करोगे, तो जब आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख का है, वो अगर एक्सीड करता है तो ही सेक्शन 22 एप्लीकेबल होगा और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 24 एप्लीकेबल नहीं होगा और शेड्यूल 1 के एजेंट के लिए वो क्वालिफाई नहीं होंगे। तो जब ऐसा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो डिपार्टमेंट क्या करता है, सर्कुलर निकालता है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बताया, अगर वो टैक्सेबल पर्सन को ठीक लगता है, सही लगता है, तो इसको वो फॉलो कर सकता है। इसको फॉलो करने का बेनिफिट क्या है कि डिपार्टमेंट ऐसा सोच रही है, हम भी वैसा ही सोचेंगे, तो कोई आगे जाके डिमांड नोटिस या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा डिपार्टमेंट की ओर से। लेकिन अगर टैक्सेबल पर्सन को लगता है, रजिस्टर्ड पर्सन को लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत तरीके से लॉ इंटरप्रेट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, उन्होंने जो मीनिंग निकाला है वो मीनिंग नहीं आ रहा है, जो प्रोविजन है एक्ट में या जो रूल है उससे इस तरीके का इंटरप्रिटेशन वो तोड़ मरोड़ के निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके खिलाफ उसको वो चैलेंज दे सकता है। ये ऐसे मैटर कोर्ट में जा सकते हैं। समझ में आ गया ना? एक बार एक्ट में प्रोविजन किया तो वो बाइंडिंग होता है सबको, रूल बना दिया बाइंडिंग होता है सबको, नोटिफिकेशन निकाला वो बाइंडिंग होता है। लेकिन सर्कुलर क्या है, जो एक्चुअल में एक्ट में प्रोविजन है, रूल है और नोटिफिकेशन में जो कहा है वो सब मिला के ये बता रहे हैं कि इसका मीनिंग ये निकल रहा है, मतलब ये मीनिंग क्लियर कर रहे हैं। ये जो सेक्शन यहाँ पे कुछ उन्होंने रेफर किए, यहाँ पे ये सेक्शन है, वहाँ पे वो सेक्शन है, तो उससे उनको क्या लगता है, क्या मीनिंग निकलता है, वो क्लियर किया। तो डिपार्टमेंट के उनके जो ऑफिसर्स होंगे उनको क्लियर है कि अब जो हम केसेस स्टडी कर रहे हैं इसमें कौन से केस में लॉ वायलेट हुआ है, कोई प्रोविजन वायलेट हुआ है, तो हमको तो इस तरह से देखना है। अब उसमें ऐसा कुछ सर्कुलर आता है जो रजिस्टर्ड पर्सन के खिलाफ जा रहा है, उसको लग रहा है कि ये गलत है, ये इन्होंने सर्कुलर निकाला भी हो लेकिन ऐसा मीनिंग नहीं है, और उसके कुछ ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और उससे उसको 10-15 लाख का हो सकता है डिमांड आ सके। अगर उसको डिमांड भेज दिया, चलो ये गलत काम किया, इसने गलत तरीके से किया, तो इसको डिमांड भेजेंगे, तो वो बोलेगा कहाँ पे एक्ट में प्रोविजन, कहाँ पे, तो ये प्रोविजन है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर तुम्हारा फेंक दो, उसको हम नहीं मानते। सर्कुलर कोई लॉ नहीं है, वो लॉ का पार्ट हो सकता है लेकिन वो लॉ नहीं है। लॉ तो किस में, एक्ट में, रूल में और नोटिफिकेशन में, उसमें जो लिखा है उसका मीनिंग आप सर्कुलर में जो बता रहे हो वो गलत मीनिंग निकाला है आपने, वो मीनिंग नहीं है, मीनिंग हम बताते आपको क्या है। वो तो मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे हाँ लॉ किसने बनाया, गवर्नमेंट की तरफ से लॉ मेकर ने लॉ बनाया, और जो गवर्नमेंट के पास जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इंटरप्रिटेशन करके सर्कुलर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने नीचे साइन किसका भी हो, पीछे काम करने वाले कोई एडवाइजर, उनके एक्सपर्ट जो होंगे वही उनको बताते होंगे ना, इसका अभी ये आंसर दो। तो हमारी तरफ से यही मीनिंग है। अब तुमको देना ही पड़ेगा 10 लाख, नहीं है तो अपील में जाओ, फिर वो मैटर अपील में जाता है, कोर्ट में जाता है, फिर कुछ फैसला आता है, फैसला आने के बाद में फिर लॉ चेंज होता है। इधर वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, 2 स्टेट है, एक स्टेट गवर्नमेंट का कोर्ट होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, उसमें जो फैसला होगा, अगर स्टेट में कुछ, हाई कोर्ट में समझो, हाई कोर्ट में कुछ भी मैटर उसका रिजल्ट आ गया, तो हाई कोर्ट कहाँ पे है, जिस स्टेट में है, जिस यूनियन टेरिटरी में, उतने एरिया में उसका जो रिजल्ट आया वो एप्लीकेबल होता है, जो फैसला आया वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हाई कोर्ट में कुछ मैटर आता है और वहाँ से कुछ कोर्ट का डिसीजन आता है, तो बाकी स्टेट के लोग भी उसका रेफरेंस देने लगते हैं, देखो ऐसा ऐसा है, वहाँ पे उन्होंने ये मीनिंग निकाला,
लेकिन वो लॉ, वो जो कोर्ट ने जो फैसला दिया, डिसीजन दिया, वो बाकी स्टेट के लिए बाइंडिंग नहीं होता। उस स्टेट में वहाँ का हाईकोर्ट कुछ और दूसरा मीनिंग निकाल के कोई और डिसीजन दे सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं। रेयर केस में हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो लोग उसको पकड़ के चलते हैं। वो हाई कोर्ट में गया था, ये ऐसा ऐसा है, और बाकी फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर होते वो भी सोचते हैं कि अरे वो हाई कोर्ट ने ये फैसला किया, अभी अपने स्टेट की हाई कोर्ट भी हो सकता है ऐसा ही फैसला ले। तो अगर गवर्नमेंट को जो मीनिंग चाहिए वो नहीं मीनिंग आ रहा है, तो फिर वो लॉ को ही अमेंड करते हैं कि तुम ये सोच रहे हो ना, ये ऐसा लग रहा है ना, ये वर्डिंग से, वो वर्डिंग को ही चेंज करते हैं, फिर इसको बदल देते हैं और ऐसा मीनिंग लेके आते हैं क्लियर कट कि उससे जो उनको चाहिए वो मीनिंग निकले। और ये जो अमेंडमेंट करते हैं, वो अमेंडमेंट समझो लॉ कब एक्चुअली जीएसटी कब बना, वो सेक्शन कब बना, 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हुआ। लेकिन मैटर जब आगे बढ़ता है और ऐसे कुछ चीज़ें सामने आती है और जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको बेनिफिट मिलता है उस डिसीजन से कोर्ट के, तो वो अमेंडमेंट जो करते हैं, वो अमेंडमेंट वो उस डेट से नहीं करते जिस डेट में, मतलब अमेंडमेंट कैसे होता है, वो पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ पे अमेंडमेंट बिल रखा जाएगा, फिर अमेंडमेंट बिल के ऊपर चर्चा होगी और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, असेंट होगा, सारी प्रोसेस में होता है। लेकिन अमेंडमेंट उस डेट तक से नहीं होती। समझो 2021 में अगर वो पार्लियामेंट में गया तो तब से वो अमेंड नहीं होता। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो 1 जुलाई 2017 से अमेंडमेंट आते हैं, जब एप्लीकेबल हुआ तब से आता है। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। करंट डेट से नहीं होगा, पिछले डेट से होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जब होगी तो अब बाकी के मैटर फंस जाएंगे। जिन लोगों को डिमांड नोटिस भेजा है उनको तो अभी नया लॉ, जब लॉ था तब वो हिसाब से हमने क्या किया था, मीनिंग निकाला था। अब तो कोर्ट का मीनिंग ये आ रहा है, तो हमारा भी डिमांड नहीं आना चाहिए। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होती है तो अब जो केसेस चल रहे हैं हो सकता है उनको वो एप्लीकेबल कर दे गवर्नमेंट या कोर्ट। लेकिन अभी आगे से कोई कुछ भी करने जाएगा तो वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव अगर अमेंडमेंट हो गया तो गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो सर्कुलर निकाल भी रही है, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को गलत लगता है तो फिर उसके अगेंस्ट वो जा सकता है। हम एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ऑब्जेक्शन है तो फिर अपील करो, कोर्ट में जाओ कि ये रूल ही गलत है, ये रूल से गलत कुछ काम करवा रही गवर्नमेंट, ये आप बोल सकते हो। अगर वहाँ से ठीक मीनिंग नहीं आ रहा है, या रूल कब बना सकते हैं, जब एक्ट में लिखा हो। अगर एक्ट परमिट ही नहीं कर रहा है या एक्ट परमिट ही नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन निकाले। एक्ट क्या है, बाप है सबका। अगर वो बेटे को बोलेगा तो ये बेटा काम कर सकता है, लेकिन एक्ट में लिखा ही नहीं है कि मेरा बेटा ये काम करेगा, तो फिर एक्ट कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पे होना चाहिए कि ये प्रोविजन है, ये बाकी हम नोटिफाई करेंगे, बाकी प्रिस्क्राइब किया जाएगा, तो ही वो किया जा सकता है। एक्ट पहले बनता है और एक्ट में जो कुछ नहीं लिखा या कुछ कमियां है या उस टाइम नहीं लिख सकते, वहाँ पे लिखा रखता है हम नोटिफाई करेंगे, हम बाद में बताएंगे, हम रूल बनाएंगे, तो ही रूल बनाया जा सकता है, तो ही नोटिफिकेशन। मतलब जो एक्सटेंशन है एक्ट का वो रूल और नोटिफिकेशन है। सर्क्यूलर तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आता है, वो क्या मीनिंग निकाल रहे हैं गवर्नमेंट। अगर पब्लिक वही मीनिंग निकालेगी तो काम बराबर चल रहा है। पब्लिक को मीनिंग अगर गलत लगता है तो उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। और अमेंडमेंट अगर गवर्नमेंट को जो मीनिंग चाहिए वो नहीं आ रहा है तो फिर अमेंडमेंट करना पड़ता है। उसको चेंज कर सकते। और अमेंडमेंट कब होता है, अगर अमेंडमेंट स्पेशली अमेंडमेंट ही कभी भी करना है तो फिर पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़ेगा। और पार्लियामेंट का सेशन कब होता है, होता ही है। ऐसा कब है, एक बजट का टाइम। तो बजट जब आता है, जब पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो उसमें जो टैक्सेस के चेंजेस है, इससे पहले सर्विस टैक्स था, एक्साइज था, इनकम टैक्स है, तो उसके फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस एक्ट में वो चेंजेस करते। अभी वैसे कुछ चेंजेस फाइनेंस एक्ट
2020 में हुए, फिर फाइनेंस एक्ट 2021 में हुए। फाइनेंस एक्ट पास हो गया, जो अमेंडमेंट है अब वो अमेंडमेंट होंगे, लेकिन अमेंडमेंट को कब एप्लीकेबल करना है, कब से करना है, वो भी गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। मतलब आपने कुछ चीज़ परचेज की, तो आपने कोई शर्ट परचेज किया, तो आपने परचेज तो किया, आपको पहनना कब है आपके ऊपर है ना। ये मैं दिवाली से पहनूंगा, गणपति को पहनूंगा, दशहरे को पहनूंगा। वैसे उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट करके लिया। अब एप्लीकेबिलिटी कब होगी वो उनके हाथ में रहता है। एप्लीकेबल कौन से डेट से होगा और वो कब करेंगे वो भी उनके हाथ में रहता है। ऐसा क्यों राइट रखा गया है उनके ऊपर। अब जैसे कुछ भी अमेंडमेंट होगी तो CGST एक्ट में हो गई, तो AGST एक्ट में भी होनी चाहिए ना। CGST एक्ट के लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हो गया, और AGST एक्ट में जो विधिमंडल होगा, लेजिस्लेटिव जहाँ पे है जो स्टेट में, वहाँ पे उनका जब सेशन होगा तब वहाँ पे बिल रखा जाएगा। जो लेजिस्लेचर जिस स्टेट का है वहाँ पे, हाँ, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट होगा तब वो वहाँ रख सकते हैं, या तब अगर नहीं रखा गया तो आगे कब जब उनका सेशन होगा, समर में होगा या ठंड में होगा या बारिश में होगा, जब उनका सेशन रहता है, जब वो पास होगा तो अब एप्लीकेबल करने जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो इसके लिए दोनों ने अगर वो पास कर दिया, पहले पास तो करो, तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का टाइम था उन्होंने पास कर लिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने पास नहीं किया, तो फिर वो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। लॉ ही ठीक तरीके से एप्लीकेबल नहीं कर रहे गवर्नमेंट, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए उनको राइट रहता है कि आप दोनों जब एप्लीकेबल कर सकते हो, ऐसी स्थिति में आ जाओ तब से एप्लीकेबल करो। तो इसके लिए फिर वो परिस्थिति देख के, सिचुएशन देख के एप्लीकेबल करते। Supply of goods by an agent to its principal, where the agent undertakes to receive such goods on behalf of principal. दोनों हो सकता है। तो मिस्टर अतुल वर्क्स एज एन एजेंट एंड इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. मिस्टर राजेश इज अ मैन्युफैक्चरर एंड लोकेटेड इन महाराष्ट्र. मिस्टर अतुल एग्रीज to purchase certain goods from New Delhi market on behalf of Mr. Rajesh every month and supply the same to Mr. Rajesh. In the aforesaid case, supply of goods by Mr. Atul to Mr. Rajesh shall fall within the ambit of term supply even if made without consideration. आपके लिए मैं परचेस करूँगा, ठीक है, तो आपसे मैं पैसा लूँगा ना, मुझे पैसा दो, या फिर आप जिससे मैं परचेस कर रहा हूँ उसको ट्रांसफ़र कर दो पैसा उसके अकाउंट में. तो आप ट्रांसफ़र करोगे और उसको बोलूँगा कि जो आप मटेरियल जो दे रहे हो उसका इनवॉइस फलाना नाम पे बना दो. उसका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर उसको बता दिया तो अकॉर्डिंगली वो इनवॉइस बनाएगा. लेकिन इसने क्या किया, सप्लायर ढूंढा उसके लिए. एक ये हो सकता है. दूसरा, वो अपने नाम पे गुड्स लेगा. अब पैसा भले डायरेक्टली वो उसको ही पे करता हो, जिस सप्लायर से लेगा इतने इतने कॉस्ट का मटेरियल चाहिए, दे दो, नाम देगा, मटेरियल ले लेगा और उसी को सप्लायर को देगा कि आपको मटेरियल चाहिए था, ये ले लो. तो उसका तो कोई पैसा उसको नहीं मिलेगा ना, लेकिन उसको जीएसटी लगेगा उसके ऊपर और उसको रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा और ये सप्लाई के स्कोप में आएगा. ये सप्लाई है जो जीएसटी है. अपने नाम पे इनवॉइस बनाए चाहे नहीं बनाए, ये दो केस हो सकती है. ये हमने देखा. माल तो मिल जाएगा उसको, लेकिन वो अपने नाम पे इनवॉइस बना रहा है और आप पेमेंट कर रहे हो डायरेक्टली जिसका माल है उसको. एजेंट को पेमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन इनवॉइस एजेंट बना रहा है. इनवॉइस जब मटेरियल लेता है तो अपने नाम से लेता है, अपना इनवॉइस अपने नाम पे इनवॉइस, उसके नाम पे इनवॉइस बनता है और फिर वो अपने नाम पे इनवॉइस बन के जो अपना प्रिंसिपल है उसको मटेरियल बेचता है.
तो ये सप्लाई के स्कोप में आता है, यहाँ पे जीएसटी आता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अब ये चौथा पैरा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन। अब यहाँ पे पहले टैक्सेबल पर्सन था, वो निकाल दिया, उसको अमेंडमेंट हो गया तो ये हटा दिया इसको। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक क्या कहा है, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। जॉन लिमिटेड यूएसए इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वीबी लिमिटेड इंडिया। यूएस की होल्डिंग कंपनी है इंडिया में, मतलब इंडिया में उसके इतने शेयर है कि उसके ऊपर उसका होल्ड है, कंट्रोल है। फॉन्ट यूएसए इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वीबी लिमिटेड, imports consultancy services from John Limited in September 2017। अब ये वीबी लिमिटेड इंडिया में, ये अपने अदर एस्टेब्लिशमेंट किसको कहा जाएगा, वो होल्डिंग कंपनी इसकी, तो उसका ही वो कंपनी है। The aforesaid importation of services shall be fall within the ambit of term supply। अब उसकी होल्डिंग कंपनी है तो उसको वो हो सकता है कोई कंसिडरेशन पेमेंट ना करे। अगर पेमेंट कर रहा है तो इसमें आएगा ही नहीं। शेड्यूल 1 में कब आता है, देयर इज नो कंसिडरेशन। हम शेड्यूल 1 में गए क्यों, पहले ये समझो। जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है वहाँ के लिए ये 4 पैरा दिए गए। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी सप्लाई है, ये शेड्यूल 1 कहता है। तो शेड्यूल 1 में अभी हमने देखा, ये अदर एस्टेब्लिशमेंट से अगर परचेज किया हो और कोई चार्जेस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, यहाँ पे सर्विस की बात हो रही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, तो इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। ये रिलेटेड पर्सन में आ गया। अब ये होल्डिंग कंपनी है, अदर एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहते उसको, रिलेटेड पर्सन में आ गया। जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था रिलेटेड पर्सन का, उसमें ये आता है। एबीसी एसोसिएट रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। अब ये अपना एस्टेब्लिशमेंट है मलेशिया में हेड ऑफिस है, तो ये स्पेसिफिकली अदर एस्टेब्लिशमेंट है, अपना ब्रांच उसने बनाया। ये जैसे यूएसए वाला होल्डिंग कंपनी था जॉन लिमिटेड और यहाँ पे वीबी लिमिटेड, उसमें उसके उतने शेयर होंगे तो वो अदर एस्टेब्लिशमेंट कवर नहीं होगा। ये दूसरा एग्जांपल जो है ये अदर एस्टेब्लिशमेंट वाला एग्जांपल है। द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच ऑफिस सिंस एबीसी लिमिटेड, एबीसी एसोसिएट्स एंड द ब्रांच ऑफिस आर रिलेटेड पर्सन्स। सर्विसेज रिसीव्ड बाय ABC एसोसिएशन विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन दो, अगर समझो वो अदर एस्टेब्लिशमेंट है तो रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में भी वो कवर होता है। वो कवर होता है तो ठीक है, आप उसको अदर एस्टेब्लिशमेंट बोलो या रिलेटेड पर्सन बोलो, दोनों उसमें कवर किया है। सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, अब ये दोनों को देखा यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस को। देखो अभी ये हमने पहले देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस को, तो कन्फ्यूजन होता है फिर। दो इंपोर्ट ऑफ सर्विस दो है, लेकिन एक में क्या है, कंसिडरेशन है। मतलब 7(1)(b) में कंसिडरेशन है और 7(1)(c) शेड्यूल 4 में, तो इसमें जो पैरा 4 है शेड्यूल 1 में, उसमें विदाउट कंसिडरेशन है। रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस बिजनेस के लिए ले रहे। विदाउट कंसिडरेशन है, कोई आपका रिलेटेड पर्सन होगा उससे आपने लिया, लेकिन वो पर्सनल यूज़ के लिए लिया वो सर्विस। आपका कोई भाई है जिससे आपने घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट सर्विस लिया, रिलेटेड पर्सन है, सर्विस है, लेकिन वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है।
और अगर अपने भाई को पैसा दिया तो टैक्स देना पड़ेगा। देखो, अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो भाई को और उससे ऑलरेडी सर्विस ले रहे हो तो किस में जाएगा? अदर में जाएगा, नॉट टैक्सेबल होगा। और मैंने ये पूछा, अगर आपने भाई को पेमेंट किया, भले सगा भाई हो, तो बोला काम तो काम है, पेमेंट करते हो उसको। हाँ काम तो काम है, भाई दुनिया से 2 लाख लेता हो तो मुझे 50,000 दे दे, ठीक है, आपने दिया तो इसमें कवर नहीं होगा ना। नहीं होगा। अब विद कंसिडरेशन में गया हो। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं है, नहीं। नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। लेकिन इसमें यह कहा है कि चाहे आप बिजनेस के लिए लो या पर्सनल के काम के लिए लो, अगर आपने कंसेशन दिया तो टैक्सेबल होगा। क्लियरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। जो आपने ऊपर पढ़ा, जितना समझा ठीक है। अब ये समझ लो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और अगर कंसिडरेशन है तो टैक्सेबल है। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस है किससे? रीडर पर्सन से। और अगर उसको पैसा नहीं दे रहे हो लेकिन बिजनेस के लिए ले रहे हो तो टैक्सेबल होगा। पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हो तो नॉन टैक्सेबल होगा। अभी तक क्या क्या देखा? देखो, सेक्शन 7 हमने चालू किया था। सेक्शन 7(1)(a) में ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई देखा। 7(1)(b) में इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस देखा। शेड्यूल 1 जो आया वो सेक्शन 7(1)(c) से आया। तो अभी हमने 7(1)(a), 7(1)(b) और 7(1)(c) देखा। और अगर यहाँ पे कंसिडरेशन होता है 7(1)(a) में फॉर अ कंसिडरेशन, ये जरूरी है। 7(1)(b) में सर्विस को इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाहे बिजनेस के लिए करो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए करो, अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो 7(1)(b) है। कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो शेड्यूल 1 के 4 ट्रांजैक्शन देखने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 6 ट्रांजैक्शन। अभी तक हमने 6 ट्रांजैक्शन जो सप्लाई में इंक्लूड होते हैं उसको समझा हमने, उसको देखा हमने। अब आगे 1A आ गया। एक्चुअली पहले ना ये इसमें ही था, डी में था, तो डी में वो गलत जगह पे प्लेस हुआ था, ऐसा लॉ मेकर को लगा, ऐसा गवर्नमेंट को लगा, तो उसको हटा के, जब भी ऐसा आप देखोगे ना कि 1A 12A ऐसा कुछ भी आता है तो समझ लेना ये बाद में बना। जब लॉ बनाया गया तो ऐसा क्यों कोई बनाएगा? 1 के बाद सीधा 2 ही बनाएगा ना, 1A क्यों बनाएगा? इसका मतलब वो वहाँ पे नहीं था ही नहीं, बाद में ऐड किया गया, या फिर वो गलत जगह पे था, उसको उस जगह से निकाल के यहाँ पे लगा दिया। तो वो डी था पहले, तो ABC जगह डी था, तो उसको एक्चुअली बनाया किस लिए था कि जो ABC में जो 6 ट्रांजैक्शन आते हैं उसमें सप्लाई गुड्स का है या सर्विस का है, वो शेड्यूल 2 बताएगा। तो वो क्लॉज में जा रहा था, वो गलत लग रहा था, इसके लिए इसको सबसेक्शन में लेके आए और 1A बना दिया। वेयर सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई। सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट कब होगा? सप्लाई है ये बताया जाएगा विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब 7(1) बताएगा, वो फिक्स करेगा ना। अब अगर 6 में आपका ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा है तो सप्लाई इंक्लूड नहीं है वो। अगर वो इंक्लूड हो रहा है, सप्लाई में आ रहा है, तो आप पूछोगे ना अब ये लॉ कौन सा है आपका? गुड्स एंड सर्विसेज। अब मुझे ये बताओ, मेरा सप्लाई तो है, ये तो मैं समझ गया, सप्लाई गुड्स का है या सर्विसेज का, ये बताओ। उसके लिए शेड्यूल 2 है। तो सब उसको क्लॉज से निकाल के सबसेक्शन में लेके आए। तो जो सबसेक्शन 1 में जो सप्लाई बन गया है या सप्लाई जो बनेगा उसको बताएगा 7(1)(a) बताएगा कि वो सप्लाई गुड्स का है या सप्लाई सर्विसेज का है। और शेड्यूल 3 सबसेक्शन 2 में बोला, शेड्यूल 3 में
सप्लाई में आएगा ही नहीं, आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, वो शेड्यूल 3 बताएगा। उसमें तो बता दिया, और गवर्नमेंट को भी बताना होगा, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी कि ये फलाना फलाना ट्रांजैक्शन है, ये भी सप्लायर नहीं है, क्लियर। और शेड्यूल 2 में ये बता दिया कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ये बता दिया वहाँ पे। लेकिन ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, इसको गुड्स नहीं बोलना चाहिए, इसको सर्विस बोलना चाहिए, इसको सर्विस नहीं बोलना चाहिए, इसको गुड्स बोलना चाहिए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल सकती है एज पर सबसेक्शन 3। समझ गए ना? सेक्शन 7 क्लियर हो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ही कुछ सेक्शन ख़त्म हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, मैंने समरी दिया, उसके बाद पूरा जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है वो पूरा दिखा दिया कि कहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है, क्या बाकी है। 1A, the activities or transaction, the activities or transactions to be treated as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2। देखो अभी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब ये जरूरी किसके लिए है, पहले ये समझो, वो बता रहे हैं तो ये क्यों बताना पड़ा, या क्यों बताना जरूरी था, या हमारे लिए क्यों समझना जरूरी है। सेक्शन 1 में 1A में जो बता रहे हैं कि जो सप्लाई होगा, सप्लाई है ये तो डिसाइड कर लिया 7(1) सब सेक्शन में, ये सप्लाई में आ रहा है। अब 1A ये बता रहा है कि अगर आपको पता चलेगा सप्लाई गुड्स का है तो आप उसका HSN कोड देखोगे, उसका रेट ऑफ GST देखोगे, फिर उसका वैल्यूएशन किस वैल्यू पे जिस लगेगा वो देखोगे। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का अलग होता है, सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई अलग होता है, तो वो भी देखना पड़ेगा। और इनवॉइस बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो सप्लाई है तो जो आगे का प्रोसेस होगा उसके लिए ज़रूरी होगा कि गुड्स है या सर्विस है। गुड्स तो उन्होंने डिफाइन किया है 252 में, सर्विस को डिफाइन किया है क्लॉज 102 में, वो तो हमने पहले ही देखा, वो गुड्स है या सर्विसेज है। वो गुड्स सर्विसेज है, इसके लिए हम डेफिनेशन में आगे के टेस्ट देखे हमने, तो सारे टेस्ट पास होके वो ट्रांजैक्शन सप्लाई बन गया। अब सप्लाई बनने के बाद में अब वो मतलब हमारी समझ से वो गुड्स है, हमारी समझ से वो सर्विसेज है, लेकिन आप क्या बता रहे हो सकता है कि हमने हमारी समझ से जो गुड्स समझा है वो उनको भी गुड्स लगता है क्या। जैसे अभी रिटर्न सर्विस है, हमको लग रहा था ये तो गुड्स, इसमें गुड्स मिलते ही है, या फिर बोथ है, समझो ये बोथ है, हमने ले लिया, जैसे हमको लगा हमने ले लिया। ये हो सकता है कभी कभी कि स्पेसिफिकली ये ट्रांजैक्शन है, ये ऑल्दो इसमें गुड्स जा रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर ये गुड्स का सप्लाई हो रहा है तो वो सर्विसेज है, और उसका सर्विस अकाउंट कोड क्या होगा वो भी वो बताएंगे। तो ऐसा बताने का उनके पास राइट है। इसके लिए देखना पड़ता है, हम हमारा कॉमन सेंस सब जगह यूज नहीं कर सकते। अगर सामने गधा जा रहा है और वो बोलते हैं ये गधा नहीं ये घोड़ा है, तो लॉ में लिखा है कि ये गधा दिख रहा है वो गधा है, दुनिया इसको गधा नाम से ही बुलाती है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ CGST एक्ट इसको आप घोड़ा बोलोगे। आप ये लॉ फॉलो कर रहे हो, इसमें इसको यही बोला जाएगा, तो आपको वही बोलना पड़ेगा। वो लॉ में लिखा है तो लॉ में लिखा है, तो इसके लिए हम लॉ पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे। आप कितने बुद्धिमान हो, आप अपने काम में अपनी बुद्धि लगाओ, लेकिन यहाँ पे जो लॉ में लिखा है वही फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम समझ रहे हैं, नहीं तो क्या, अगर अपना दिमाग चला के काम करना है तो फिर लॉ की जरूरत ही नहीं ना। तो अलग हर एक आदमी अपना अपना दिमाग लगाएगा और फिर अलग अलग सोच से कोई यहाँ जा रहा है कोई वहाँ जा रहा है। मतलब एक बोट में हम बैठे, कुछ लोग वहाँ जाने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ जाने के लिए, तो बोट चलेगी क्या? वैसे ही पूरा सत्यानाश हो जाएगा अपना टैक्स जो कलेक्ट करना है उसका।
तो वो मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उसका टैक्स का कलेक्शन होना चाहिए और लॉ प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो। इसके लिए हो सकता है कि आप उससे कन्विंस ना हो, लेकिन वो क्लियरली लिखा है कि इसको ये समझो तो समझ के चलो। बाकी जगह पे आप जो समझना है समझो, ये लॉ में इसका मीनिंग यही होगा। समझ गए? तो इसमें शेड्यूल 2 में बहुत टाइम लगता है। एक पॉइंट है यहाँ पे ट्रांसफ़र वाला, तो उसको हमने हेडिंग दिया जाएगा सब जगह पे, देखो ट्रांसफ़र दिख रहा है, तो इसको हमने बोला ये ट्रांसफ़र वाला पॉइंट है। कुछ भी ट्रांसफ़र किया तो उसको सर्विस समझो या गुड्स समझो, तो वो ट्रांसफ़र पॉइंट है। तो इसमें ए बी, ये जो पैरा है इसमें ए बी सी, शेड्यूल 3 में पैरा 1 में अलग अलग ट्रांसफ़र है, एक्टिविटीज़ है, ये 3 हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ होगा तो उसमें उन्होंने 2 पॉइंट बताए। फिर ट्रीटमेंट और प्रोसेस है, उसमें एक ही है। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट है, ए बी सी। सप्लाई ऑफ सर्विसेज किसको कहा जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ए बी सी डी ई एफ। अगर आपने एग्जाम्पल देखो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी आपको, लेकिन आपको ओनरशिप नहीं दी है ना, आपको यूज़ करने को दी है, और उसका कुछ एक फिक्स कंसिडरेशन आप मंथली पे करोगे या एनुअली दे दिया आपने, 1 साल के लिए चाहिए। आपका लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉलेज आप जहाँ रहते हो सिटी में नहीं है, कोई अलग सिटी में, तो आप गए उस सिटी में, आपने कोई फ्लैट देखा, उसको बोला ये 1 साल पड़ेगा, यहाँ पे 1 साल का पूरा रेंट है, आप ले लो, कोई डिपॉजिट मंथली रेंट नहीं होगा, ये आप ले लो, तो रेंट हो गया ना। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप मंथली पे कर रहे हो, एनुअली पे कर रहे हो, क्वार्टरली पे कर रहे हो, हाफ ईयरली पे कर रहे हो, वो आपका एग्रीमेंट है, लेकिन वो रेंट का पैसा दे रहे हो ना, तो फिर वो सर्विस हो गया। इस तरीके से यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन है, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस में कैटेगराइज किया, ये 5वीं कैटेगरी हो गई। 6 कंपोजिट सप्लाई और 7 सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इसमें अभी देखेंगे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है, जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये समझिएगा। अब पहला क्या है? ट्रांसफ़र। पहला वाला ट्रांसफ़र है। ए 7(1) में शेड्यूल 7(1) में अपने को बता रहा है कि ट्रांसफ़र है, एनी ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल इन गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल अगर ट्रांसफ़र कर दिया मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, उसका पूरा कंट्रोल, कस्टडी, ओनरशिप भी उसकी, वो आगे बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, डिस्पोजल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ओनरशिप चली गई, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स हो गया। स्मार्ट फर्नीचर हाउस सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर विजय, दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बिकॉज ऑन सेल द टाइटल ऑफ द फर्नीचर इज ट्रांसफर टू मिस्टर विजय। मैं 1 मिनट में आता हूँ, थोड़ा ये पढ़ लो आगे। रीड किया, कुछ समझ में आया? हाँ, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स मतलब क्या होगा? ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है,
एनी ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ, ये दो है. ओके, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस. गुड्स के ऊपर मैंने कुछ हक दिया आपको, इसके ऊपर आपका अधिकार है. और दूसरा, उसकी पूरी ओनरशिप मेरी है, लेकिन दूसरा कुछ गुड्स है, वो गुड्स की मेरी पूरी ओनरशिप नहीं है, लेकिन मेरा शेयर है उसमें, और वो शेयर डिवाइड नहीं हो सकता. 3 पार्टनर है तो पार्टनरशिप चलेगी, अलग नहीं हो सकते वो. ठीक है, वैसे ही चलेगा वो. लेकिन अभी मैं वहाँ पे कुछ करना नहीं चाहता, मेरा जो अधिकार है वो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको हक दे रहा हूँ कि आप जाओ और जो मेरा काम है वो करो. मतलब बेनिफिट भी लो, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपको निभानी पड़ेगी. आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैं आपको हक दे रहा हूँ, राइट दे रहा हूँ कि मतलब एक खेती है, फिक्स है वहाँ पे कि कोई डिवाइड नहीं करेंगे हम, चलता रहेगा. लेकिन मेरा जो शेयर है उसमें, उसके लिए मुझे काम भी करना पड़ेगा, तब उसमें जो खेती में जो अनाज बनेगा वो मुझे मिलेगा. अब कोई सर्टन रीज़न मैं वहाँ पे जाके अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभा सकता हूँ, तो मैं किसी और मेरे फ्रेंड को बोलता हूँ कि अरे ऑन बिहाफ ऑफ मी आप वहाँ पे जाओ और खेती करो, आपके लिए मैं कुछ पेमेंट दूंगा, आप जाके काम करो. 2 महीना काम करना, 1 महीना आप करो, बाद में मैं आता हूँ. तो ये गुड्स है. अगर वो गुड्स है, मैंने एग्जांपल दिया खेती का, तो जैसे कोई गुड्स है तो वो गुड्स के लिए एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, आपको ओनरशिप नहीं दी गई, देयर ऑफ इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस. अगर ओनरशिप नहीं है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में ही जाएगा. ऊपर भी हमने देखा ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई क्या? अगर हुई तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया. यहाँ पे ओनरशिप नहीं दे रहे, उसको सिर्फ हक दे रहे. आप ओनर जैसा काम करो, लेकिन आप ओनर नहीं कहलाओगे, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है. मिस्टर रंजीत शाह ट्रांसफर राइट टू यूज ऑफ अ जेसीबी मशीन. जेसीबी मशीन गुड्स है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months. अब 2 महीने आप रखो, आपको दिन रात जैसे यूज़ करना आप यूज़ करो. फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन टू मिस्टर बैजू इन अप्रैल 2020, द ट्रांसफर ऑफ जेसीबी मशीन without transfer of title in JCB machine shall be treated as supply of service. Mr. P and Mr. K are joint owner of a movable property. Mr. P sells his share in movable property to Mr. J without the transfer of title. It will be treated as supply of service. Movable property है, प्रॉपर्टी मूवेबल है. अब प्रॉपर्टी का आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. जैसे अभी जेसीबी मशीन है, ये हमने लिया, दोनों ने, हम दोनों ही यूज़ करेंगे, किसी को हम बेचेंगे नहीं, हम ही यूज़ करेंगे उसको. अब मैं बेच नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई यूज़ भी नहीं है अभी. 1 साल आप यूज़ करो, 1 साल मैं यूज़ करूँगा. अब मेरे 1 साल में मुझे कुछ काम नहीं है यूज़ करने के लिए, मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, इसके लिए मशीन लिया. अब मैंने अपना जो शेयर था यूज़ करने का हक था, किसी और को दिया. अरे यूज़ करो, अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी ये मैं कर सकता हूँ, अगले साल आपको वापस दूंगा. तो अभी ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मेरे पास आ गई, मेरा यूज नहीं है, मैंने उसको दिया. तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा. अपने लगता क्या कॉमन थिंग्स है, सर्विस ही होगा ना. कहाँ पे गुड्स उसको सिर्फ यूज करने को दिया है, लेकिन वो लिखना पड़ता है लॉ में. आपका कॉमन सेंस लग रहा है, आपका इतना लेवल आप समझ रहे हो, सब लोग नहीं समझते ना.
गुड्स बिक गया तो सप्लाई गुड्स का ही कहलाएगा ना, लेकिन वो लिखना पड़ता है। आप इतने बुद्धिमान हो कि आपको समझ में आता है, सबको तो नहीं आएगा ना। तो अगर वो कॉम्प्लिकेटेड भी है या क्लियर करना जरूरी भी है या नॉर्मली वो क्लियर है, सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो लिखा है वही कानून है। हम कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे यहाँ पे। मैंने पहले किसी को बताया था तो उसने बोला ये क्या लिखने की जरूरत थी, ये तो क्लियर है ना, गुड्स दे रहे हैं उसको, ओनरशिप चेंज हो रहा है, तो क्या बताने की जरूरत है, वो गुड्स ही है ना। इतने सारे दुकान है, हम वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं मालूम है, लेकिन वो लिखना पड़ेगा, वो सप्लाई गुड्स का वो लिखना पड़ेगा। तो लॉ यही ऐसा ही बनता है। तो बच्चों ऐसी बातें बता रहे हो, बताना पड़ेगा। Any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at future date upon payment of full consideration as agreed। मतलब अभी ये दो हमने देखा, इसमें एक में तुरंत गुड्स मिल गए, ओनरशिप तुरंत पास ऑन हो गई। दूसरे में गुड्स मिलेगा लेकिन ओनरशिप कभी भी नहीं मिलेगी और गुड्स वापस लिया जाएगा। अब पहले में और तीसरे में फ़र्क क्या है देखो, पहले में और तीसरे में, पहले में गुड्स मिल रहा है, ओनरशिप भी तुरंत मिल रही है। तीसरे में एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में वो उसका ओनर होगा अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन। जब फुल कंसिडरेशन जब उसको मिलेगा तब उसको मिलने वाला आगे, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। स्मार्ट फर्नीचर हाउस सप्लाइड फर्नीचर टू मिस्टर जयेश पोद्दार in an agreement to receive payment in 9 installment. This amount supply of goods because title of the furniture will pass on to Mr. Ram in future on completion the payment of 9 installment. मुझे कोई फर्नीचर पसंद आ गया, आप रेंट पे लेते हो, रेंट पे मैंने बोला ये मुझे खरीदना है, अगर मैं इसको यूज़ करूँगा 1 महीना 2 महीना 9 महीना, तो उसने बोला हम कोई भी फर्नीचर है ना 6 महीने यूज़ होने के बाद में फिर उसको रखते नहीं है, हम जो रेंट पे दे रहे हैं वो नया फर्नीचर दे रहे हैं। तो जो हमारे कस्टमर है उनको फर्नीचर नया ही चाहिए, तो आप क्या करते हो इसका, कि इसको हम दूसरे मार्केट में आधे कॉस्ट में बेच देते। तो अगर मैंने ये रेंट पे लिया और मुझे यही चाहिए, तो उसने बोला आप इसका 9 मंथ का अगर रेंट दोगे ना, ये आपको चेंज नहीं करना ही चाहिए, ठीक है, आप 9 मंथ का रेंट दोगे अगर, तो 90 महीने के बाद 90 महीने का रेंट जब हमारे हाथ में आ जाएगा ना, तो हम आपको इसकी ओनरशिप दे देंगे फ्यूचर में। तो अभी पहले महीने तो वो क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, उसके रेंटल चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट ही ऐसा बना दिया कि ये आपको आप 9 पेमेंट करने के बाद में ये आपका होगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ सर्विस कहलाएगा या गुड्स कहलाएगा। आपने पहले एग्रीमेंट कर लिया कि मंथली आप फर्नीचर चेंज करो, तो वो रेंट हो गया, तो सर्विस हो गई। गुड्स तो ट्रांसफ़र किया, लेकिन वो गुड्स का ओनरशिप नहीं है, वो 1 महीने बाद वो लेके जाएगा या वो 6 महीने रखेगा, उसके बाद वो लेके जाएगा। अब यहाँ पे वो रिटर्न नहीं लेगा, आपको ओनरशिप मिलेगी। तो ये अगर पहले से एग्रीड है, इस तरीके से एग्रीमेंट है, तो गुड्स का सप्लाई है। सिचुएशन में क्लियरिटी है पहले में, तीसरे में भी है, लेकिन पहला समझने के लिए आसान है, तीसरा समझने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या चल रहा है इसमें। तो सिंपल भी लिखा और कॉम्प्लिकेट भी लिखा, ये लिखना जरूरी है कि आप ए में, बी में और सी में फ़र्क समझो क्या है। तो ए में क्या है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, तो वो गुड्स का सप्लाई कहलाएगा। बी में ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स है, दूसरा ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स है। ये दोनों केस में टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वो सप्लाई सर्विस का है। तीसरे में ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर तो होगा, ओनरशिप तो मिलेगी उसको, तो वो गुड्स का सप्लाई।
लैंड एंड बिल्डिंग. Any lease, tenancy, easement, license to occupy land, supply of service है. Mr. Suresh let out land on lease to Damani Tools. The letting out of land on lease is considered as supply of service. कितने साल के लिए भी आपने लैंड दिया हो, फिर भी कुछ सालों के बाद तो वो लैंड आप वापस ले सकते हो, या आपका ही हक रहेगा उसके ऊपर, आपका ही राइट रहेगा. भले 99 साल के लिए भी वो लैंड दिया हो, वो लीज हो गया. चाहे उसको लीज बोलो, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस, तो उसको यूज करने का लाइसेंस दिया, लेकिन ओनरशिप नाम पे तो आपके है. तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है. चाहे लैंड हो चाहे बिल्डिंग हो. भी यहाँ पे देखो ये लैंड है, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड. तो यहाँ पे सिर्फ लैंड की बात हो रही है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग की बात नहीं है. जो लीज पे लैंड दिया, बस इतना ही समझो. अभी अब मैं यहाँ पे रेंट की बात नहीं करता, मतलब बिल्डिंग की बात नहीं करता, सिर्फ इसकी बात करेंगे. मतलब ये लीज है, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ये सप्लाई ऑफ सर्विस. दूसरा, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग. यहाँ पे क्या दिया? एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग. स्पेसिफिकली दिया ना यहाँ पे बी में, इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, फॉर बिजनेस और कॉमर्स, आइदर होली और पार्टली, इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अब मुझे बताओ कि आपके पास कोई बिल्डिंग है, मतलब फ्लैट है, शॉप है, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हो. अगर आपके पास शॉप है तो यूज़ कर रहे हो कमर्शियल पर्पस, इंडस्ट्रियल, और आपके पास रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कोई रेसिडेंशियल फ्लैट है, आप यूज़ कर रहे हो उसको. एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग, मतलब इस फॉर्म में है, फॉर बिजनेस और कॉमर्स, आइदर होली और पार्टली, इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज. वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. लेटिंग आउट किया, बिल्डिंग में आपको एक शेयर मिलता है, आपका जितना फ्लैट है उतना शेयर मिलता है. तो वो कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हो, किस में भी हो. लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग फॉर बिजनेस और कॉमर्स, आइदर होली और पार्टली, इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस. मतलब आपने आपके बिजनेस के लिए कोई फ्लैट, कोई शॉप अगर रेंट पे लिया बिजनेस के लिए या दिया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है. ये दोनों सप्लाई ऑफ सर्विस में आते हैं, लैंड और बिल्डिंग. वो बेच नहीं रहे, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, ओनर आपको यूज करने को दे रहा है, चाहे लैंड हो चाहे बिल्डिंग का कोई पार्ट हो. शॉप का आप रेंट देते होंगे या लेते होंगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगाते हैं. और रेसिडेंशियल फ्लैट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए. रेसिडेंशियल फ्लैट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए. कोई पर्सन है, उसके पास प्रॉपर्टी है, अगर शॉप है, उसके पास जीएसटी नंबर है, उसके पास शॉप है, तो जीएसटी देना पड़ेगा उसको. लेकिन उसने कोई घर भी खरीदा हो, इन्वेस्टमेंट किया हो घर के लिए, 2-4 घर उसने रेंट पे दिए, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए? क्यों? रेंट पे दिया उसने बिल्डिंग, तो रेसिडेंशियल भी दिया, तो उसमें तो वो अर्निंग कर रहा है ना. अब बिजनेस के डेफिनेशन में आप पहले जो देखोगे डेफिनेशन, उसमें वो आता कि नहीं आता है? जो हमने बोला बिजनेस के डेफिनेशन में, वो बिजनेस है अगर, तो अगर है तो वो आता है. लेकिन रेसिडेंट कोई फ्लैट किसी ने दिया है, उसके ऊपर कोई जीएसटी लिया है, ऐसा आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर एग्जम्पशन है. रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर एग्जम्पशन दिया कि इसके ऊपर आप टैक्स नहीं लोगे, बस भाड़ा ले लो अपना, टैक्स नहीं लगे.
शॉप है तो टैक्स लगेगा। देने वाला का बिजनेस हो सकता है, लेने वाले का तो टैक्स लगाएंगे तो चार्जेस बढ़ेगा उसका। एक तो पहले से उसके पास घर खरीदने को पैसा नहीं है और ऊपर से उससे गवर्नमेंट जीएसटी लेगी तो वो परेशान हो जाएगा। बिजनेस वाला तो आरटी से ले लेगा, या आपको टैक्स लग रहा है, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपकी वो जरूरत तो आप ले लो। बहुत सारी चीज़ें जिसका आपको आरटीसी मिलेगा, आप रजिस्ट्रेशन ले लो। तो बिजनेस वाले को फोर्स कर सकते हैं कि अगर 10,000 का आपका रेंट है तो आपको और 2,000 लग रहा है, 1800 और लग रहा है, तो फिर आपकी मर्जी, आपको चॉइस है, आप जीएसटी नंबर ले लो तो आपको आरटीसी मिलेगा। बहुत सारे दूसरे भी खर्चे हैं जिसमें आपको आरटीसी मिलेगा। तो बिजनेस वाले तो बेनिफिट हो सकता है रजिस्ट्रेशन लेके, लेकिन जो रेसिडेंशियल फ्लैट में कोई आदमी रह रहा है, जो उसके पास कुछ पैसा होता है तो वो फिर कोई फ्लैट लेके लोन लेके वो खरीद सकता है, लेकिन वो नहीं खरीद सकता। और ऊपर से अब उसको आप बोलोगे जीएसटी दे दो, वो भी 18%, तो बहुत हार्डशिप होगी उसके लिए। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिसको नॉर्मली जॉब वर्क कहा जाता है। जॉब वर्क के लिए वो मटेरियल भेज दिया, अब चक्कू बना दिया, लेकिन चक्कू का यूज़ क्या है? कुछ काटने के लिए उसको धार तो लगाना पड़ेगा ना, धारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, तो वो लगाने के लिए किसी और को दिया तो वो प्रोसेस किया ना उसको। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वो सप्लाई कहलाएगा। शाह ग्लास हाउस सेंड देयर ग्लास टू मेहता टूल्स फॉर हीट ट्रीटमेंट टू प्रोड्यूस टेम्पर्ड ग्लास। द हीट ट्रीटमेंट डन बाय मेहता टूल इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट है, ये ABC इतना है ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट, इतना ले सकते हैं ना, टाइम है ना उतना। तो 5 मिनट में हो जाएगा, या फिर रुको यहाँ पे? हाँ ठीक है, रुकता हूँ फिर यहाँ पे मैं। जल्दी नहीं ठीक है, रुकते हैं। फिर क्या होता है, एक तो ऑप्शन है कि इसको ही कवर करो या फिर अगला वाला लो, 2 ऑप्शन है। सीक्वेंस में चल रहा है, वैसे ही चल रहे रहते हैं यहाँ पे 2 मिनट 5 मिनट जल्दी आज खत्म करते हैं, ठीक है।